हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर सभी कोर्सेज के साथ आपके जो जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस भी स्टार्ट है। अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो है योर लॉ योर राइट्स पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनको स्किल एनहेंसमेंट में ये सब्जेक्ट मिला है। तो आज उसकी क्लास थर्ड है और हम यूनिट 2 ही पढ़ेंगे क्योंकि यूनिट 2 टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 2 है लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्लेंट और एफआईआर पढ़ी है और आज की क्लास में हम डिटेंशन, अरेस्ट और बेल पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिटेंशन पढ़ेंगे, निवारक निरोध। देखो, आप लोगों को याद होगा, आपने पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो उनका सब्जेक्ट था मेन कोर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन इंडिया CDGI, उसमें आपको निवारक निरोध पढ़ाया गया था फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो वो आपको एक छोटा सा उसमें पढ़ाया गया था, लेकिन इसमें जो है आपको एक बड़ा अच्छे से डीपली पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये एक अलग एक चैप्टर की वे में आया है। तो आप लोग को वो याद होगा, आप लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा था कि निवारक निरोध क्या है, किस पर लगता है, किस पर नहीं लगता है और क्या होता है इसके अंदर। तो आज हम उसको ही पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मतलब ये है इसका कि उसको ये बताना है कि भाई तुझे गिरफ्तार किस चीज़ के लिए किया गया है। ठीक है, उसको ये बताना ही पड़ेगा आपको, जिसने गिरफ्तार किया है, कि आपको हमने इस बेस पे गिरफ्तार किया है या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, या उसको जिस कानून के तहत या जिस भी IPC की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है उससे वंचित कराना, मतलब उससे अवगत कराना, मतलब उसको बताना कि हाँ जी तुम्हें इसके अंडर यहाँ रखा जा रहा है, वो बताना लाजमी है। लाजमी मतलब ज़रूरी है, और उसको ये बिना बताए उसको निवारक निरोध डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, देखो इस बात का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है उसको निकट का जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वहाँ तक ले जाते मतलब वो समय उसको 24 घंटे के अंदर अंदर लाना ही है। वहाँ पर वो जो रास्ते में टाइम लगता है ना उसको नहीं गिना जाता, चाहे रास्ते में आपको उन 24 घंटे में से 5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगे, बिकॉज ऑफ वो ट्रैफिक का टाइम गिना जाता है और उस ट्रैफिक के टाइम को नहीं दिया जाता उसमें, ताकि जब जो निवारक निरोध के अंडर आदमी या व्यक्ति जो भी आया है उसका केस जब कोर्ट में खुले तो इतना टाइम 24 घंटे उसके पास हो अपने आप को बताने की कि मैंने किया क्या है, या उसके लॉयर को केस लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, इंक्लूडिंग वो टाइम नहीं गिना जाएगा इसके अंदर जो रास्ते में लगा है, चाहे वो 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगे, 5 घंटे लगे। और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरोध नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो निवारक निरोध के अंडर में आया है ना व्यक्ति, उसको मजिस्ट्रेट जब तक नहीं कहता है कि इसको रखो या इसको निकाल दो तो वो मजिस्ट्रेट का ही कहना माना जाएगा। और एक ये है कि अवधि के अधिक अवधि के अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अगर उसको जितना टाइम दिया गया है ना 24 घंटे, देखो निवारक निरोध के अंदर ना 24 आवर्स के अंदर अंदर जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको रिहा करना पड़ता है, मतलब उसको निकालना पड़ता है जेल के अंदर से, कि उसको 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। ठीक है, वो एक तरीके से जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि हमारे भी राइट्स हैं और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है निवारक निरोध के अंदर उसके भी राइट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाता। मजिस्ट्रेट के सामने भले से तुम अगले दिन पेश कर दो लेकिन उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाता। हाँ, इन केस अगर उसने कोई बड़ा काम किया है, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अभी ले लो, ये जो दंगे चल रहे थे ये सारे,
तो एनआरसी को लेकर भी काफ़ी दंगे हो गए थे वगैरह वगैरह। तो उसमें निवारक निरोध एक्ट चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था कि जो भी व्यक्ति को लग रहा था कि हाँ ये दंगे कर सकता है, उसको डिटेंशन एक्ट के तहत जेल में डाला जा रहा था 24 आवर्स के लिए। लेकिन अगर पुलिस वाला 24 घंटे से ज़्यादा किसी को डाल रहा था तो उसको, पुलिस वाले को भी सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं दी जाती, क्योंकि जो हमारा अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन किया था पुलिस वालों ने। जैसा आपको याद होगा, आपके यहाँ ओल्ड दिल्ली के पास जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली गेट का, वहाँ पर निवारक निरोध के लिए काफ़ी उनको टाइम तक रख दिया गया था। तो जैसे कि वो छोटे बच्चे भी थे उसमें, बड़े लोग भी थे, तो उसमें जो ज़्यादा टाइम के लिए रखा गया था उसकी वजह से ज़्यादा हल्ला बोल हुआ था यहाँ पर कि निकालो उनको, इतना क्यों इतना रखा गया, यूँ रखा गया। उसके लिए भी बहुत बातें चली थी, कोर्ट में गया था केस ये भी। ठीक है, तो ये इस टाइम का बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल है, आप इसको अपने पेपर में भी लिख सकते हो। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि एक तो रास्ते का टाइम नहीं गिना जाएगा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है, और अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर निवारक निरोध अधिनियम के तहत निकालना भी पड़ेगा, कि उसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। थर्ड पॉइंट है, देखो अभी जो हमने खंड 1 और खंड 2 पढ़ा है, मैंने आपको अभी जो पीछे बताए हैं, इनकी कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। किन व्यक्ति पर? 2 व्यक्ति दिए हैं, शत्रु दूसरे देश का, निवारक निरोध की उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार हुए व्यक्ति का। ठीक है, अगर निवारक निरोध में उसको देखो, पहले तो शत्रु देश, दूसरा समझ लो पाकिस्तान से कोई आया है, उस पर ये वाली विधियाँ लागू नहीं होती भाई साहब, उसको रखा जाएगा जब तक। अब देखो वो दूसरे देश से आया तो जाहिर है यहाँ पे पेंसिल या पेन तो चोरी करने नहीं आया होगा, कोई बड़ा ही काम करना आया होगा, कोई चोरी करना आया होगा या बम फोड़ना आया होगा या जो भी बात है वो करना आया होगा। तो उसको निवारक निरोध के अधिनियम के तहत ये अधिकार नहीं दिए जाते, उसको इस ये जो एक्ट है उसके तहत नहीं रखा जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अगर निवारक निरोध में पकड़ा गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन वो शत्रु देश का है, दूसरे देश का है, तो उसको नहीं निकाला जाता है, उसको एक अलग कस्टडी में रख दिया जाता है कि हाँ जी, और वो बात जाती है मजिस्ट्रेट के पास कि अभी इसकी सुनवाई नहीं हुई है या जो भी बात है वो नहीं हुआ है, तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं जिसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, दूसरा है कि निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो, मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स हैं उनके तहत पकड़ा गया हो। आपको उस सबसे बड़ा एग्जाम्पल एनएसए, आपको याद होगा एनएसए भी अभी लगा था। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या होता है कि उसमें ना, जैसे जो उद्देश्य दिए गए हैं और जाति बदलाव है, देश की सुरक्षा है, उन सब के खतरों के लिए व्यक्तियों को निरुद्ध करना, मतलब देश की सुरक्षा के लिए अगर सरकार चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दे सकती है। किसको? ये जो सीआरपीएफ और ये सब पुलिस वाले लगे हुए थे उन सबको, वो चाहे तो मार सकते हैं, वो चाहे तो जान से भी मार सकते हैं। उनको इतनी छूट दी जाती है कि अगर व्यक्ति सामने वाला तुम्हें कुछ गलत करता हुआ दिख रहा है तो उसको मार दो। ठीक है, ये एनएसए के तहत होता है और ये एनएसए अभी लगा भी था हाल फिलहाल में। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे गवर्नमेंट प्रिपरेशन जो कर रहे हैं पेपर की, उसमें करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप लोगों को अभी से ही दिमाग में रख कर चलना पड़ेगा कि अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें हुई हैं आप उसको पेपर में लिखोगे तो उससे ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि हाँ बच्चे ने चीज़ों को ध्यान में रखा है, उसके बाद आंसर लिखा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब निवारक निरोध के जो इन्होंने बोला है उसके अंडर जो आते हैं उस व्यक्ति को नहीं हटा वो करा जाएगा। तो उसके अंदर जैसे वो मीसा है, आप लोगों ने फर्स्ट उसमें सेमेस्टर में पढ़ा था, मीसा जो था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए ये 1983 में, और ये टाडा टेररिज्म डिस्ट्रप्टिव एक्ट हुआ था। और ये सब इन सब के तहत जो आते हैं उन सबको नहीं 24 घंटे के अंदर या फिर उस सब में नहीं हटाया जाएगा, उनको रखा जाएगा कि हाँ इन पर देखना है जी हुआ क्या था। टाडा सबसे बड़ा चीज़ क्या है? टेररिज्म एक्ट है। टेररिज्म जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मॉल में जाके उन्होंने बम फोड़ दिया या कहीं पार्क में कर दिया या स्कूल में लगा दिया। ठीक है, तो इसके अंदर निवारक निरोध के टाइम पर अगर वैसा करते हैं तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा।
निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और आदेश के विरुद्ध अभिवादन करने के लिए उसे यथाशीघ्र अवसर देगा। यहाँ पर सेम वही बात है जो मैंने आपको पीछे बताई है, बस थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने अल्फाजों को घुमा रखा है, जो वर्ड्स हैं उनको घुमा रखा है कि उसको बताना। देखो, सबसे पहले तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उसको रखा किस बेस पर गया है जेल में, यार तुमने उसको रखा क्यों है, ठीक है। उसके बाद उसको ये भी बताना होगा कि उसको मतलब जैसे उसके लॉयर, उसको जो लॉयर है, अपना लॉयर लड़ने के लिए अपना लॉयर चुनने का भी अधिकार होता है निवारक निरोध के अंदर। देखा जाता है कि अगर ज़्यादा बड़ा उसने कांड नहीं किया है, कांड बोले तो मतलब उसने जो भी की है हरकत, देखो आप लोग स्टूडेंट हो तो मैं सोच रही कि थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में ही आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो अगर उसने कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करी है तो उसको 24 आवर्स के अंदर भी निकाल दिया जाता है कि हाँ चलो जाओ तुम जा सकते हो। लेकिन उसको अगर ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ करी है तो उसको रखा जाता है। इस पूरे पॉइंट में यही बात बोली गई है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, ये सारा आपका डिटेंशन एक्ट। अब आते हैं हम अरेस्ट। अरेस्ट क्या है? देखो, अरेस्ट बहुत ही सामान्य शब्द है जिसे हम आज के जीवन में बहुत अधिक उठाते हैं। आमतौर पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कानून के खिलाफ कुछ करता है या करते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको देखो एग्जाम्पल मैं दूं, चोरी ले लो, रास्ते में चलते चलते स्नैचिंग हुई, किसी ने किसी का फ़ोन छीन लिया या किसी का पर्स छीन लिया, तो अगर उसको हाथों हाथ पकड़ा गया तो वहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। ये होती है गिरफ्तारी। कि गिरफ्तार शब्द का अर्थ कानून अधिकार द्वारा व्यक्ति की आशंका के है ताकि स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके। फॉरलेक्स द्वारा कानूनी शब्दकोश के अनुसार गिरफ्तारी का अर्थ है एक जब्ती या जबरन संयम, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने की शक्ति का एक अभ्यास, कानूनी रूप से किसी व्यक्ति का हिरासत में लेना या उसको रखना, विशेष रूप से एक आपराधिक आरोप के जवाब में है, ठीक है। आपराधिक कानून में अदालत के सामने किसी आरोप को लाने के लिए उसे फरार होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि उसको गिरफ्तार, अब देखो अगर उसको वहाँ गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह आगे जाकर वो किसी और का पर्स छीन लेता या किसी और का मोबाइल छीन लेता, तो उसको उस गिरफ्तारी से रोकने के लिए उस आरोप से रोकने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। इस प्रकार गिरफ्तारी के बाद एक व्यक्ति की स्वतंत्रता बंदी के नियंत्रण में है। स्वतंत्रता या भौतिक स्वयं वंचित हर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, सिर्फ कानूनी रूप से कानून पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम पेशेवर रूप से सक्षम और निपुण तरीके से गिरफ्तारी से स्वतंत्र से वंचित होना है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध का कोई आरोप नहीं लगाया गया है उसको एक निश्चित स्थान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए वेश्यालय से एक नाबालिग लड़की को हटाना, ठीक है। एक बात को ध्यान में रखते हुए अभिरक्षा और गिरफ्तारी का एक ही अर्थ है और किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लेना या मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के बाद गिरफ्तारी की जाती है हर व्यक्ति में हिरासत में, लेकिन इसके विपरीत नहीं है। देखो, हर गिरफ्तारी जो होती है ना वो ये नहीं होती कि उसको चोरी करने भी होते हैं, कभी कभार खुद भी जो इंसान होता है वो अपने आप को गिरफ्तार भी दे देता है कि लो जी मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे हिरासत में ले लो, ठीक है। इस प्रकार गिरफ्तारी के लिए अधिक प्राप्त एक व्यक्ति को हिरासत में लेना महज गिरफ्तारी के लिए आवश्यक राजी हो सकता है। अब हम देखते हैं बेल। बेल बोले तो जमानत। जमानत क्या है? ये शब्द एक पुरानी फ्रांसीसी क्रिया से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है अबाइलेरा, जिसका अर्थ है ये बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो। देखो मैं इसको ना ही बोलूँ तो बेटर है क्योंकि देखो बोलूँगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको लिख दो, ठीक है, सीधा सीधा लिख दो। या ए, और ए डिलीटो के रूप में है, ये इसका होता है मतलब, ठीक है। जमानत एक आपराधिक मामले में अभियुक्त की अनंतिम रिहाई को संदर्भित करती है जिसमें अदालत को निर्णय की घोषणा करना बाकी है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, या अभी मैंने निवारक निरोध में आपको पढ़ाया शत्रु देश का कोई है, अब उसकी बेल की बारी आई कि भारत से जी अब वो हो रहा है, आपको बेल के लिए कोई आया है तो बेल हो रही है उसकी, तो
जो है जिसमें अदालत का निर्णय घोषणा करना बहुत ज़रूरी होती है। वो अदालत ही बोलती है कि इसकी बेल होनी है या नहीं होनी है, किस बेस पर होनी है, किसने करवाई है, क्यों करवाई है, ऐसा करा क्या था इसने, ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो उसकी बेल नहीं होती है, और अगर ऐसी बात है तो उसकी बेल उसको रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद शब्द अबाइला का अर्थ है आरोपियों की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई सुरक्षा। ठीक है, इसलिए उसको बेल के तौर पर नाम दिया गया है कि बेल भैया होगी या नहीं भी होगी, जरूर नहीं होगी। भारत में जमानत के प्रकार। आपराधिक मामले के ऋषि के आधार पर आमतौर पर भारत में 3 प्रकार की जमानत होती है: नियमित जमानत, अंतरिम जमानत और एंटीसेप्टिक जमानत। ठीक है। देखो, नियमित जमानत होती है। एक नियमित जमानत आमतौर पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसे गिरफ्तार किया गया हो या पुलिस हिरासत में लिया गया हो। सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत नियमित जमानत के लिए जमानत याचिका दायर की जाती है। भैया उसको नॉर्मल रॉबरी के लिए गिरफ्तार किया गया था तो उसको आरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत भैया बेल कर दी गई, जाओ भाई जा तो जा सकता है। अंतरिम जमानत, इस प्रकार की जमानत थोड़े समय के लिए दी जाती है और ये नियमित जमानत अग्रिम जमानत की सुनवाई से पहले दी जाती है। ठीक है। और एंटीसेप्टिक जमानत है, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एंटीसेप्टरी बेल दी जाती है। एंटीसेप्टरी बेल अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है और ये बताता है कि उसे पुलिस द्वारा गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि समझ लो कोई पार्टी का नेता है, ठीक है, उसके पीछे का अगर आपने बैकग्राउंड देखा, चोरी की है, डाके डाले हैं, रेप में उसका हाथ है और बहुत जगह मतलब चोरी करवाने में, बम फोड़ने में, बहुत सारी चीज़ों में हाथ है। ठीक है। तो अब वो पार्टी में है तो उसको एक एंटीसेप्टिक जमानत के उसमें रखा जाएगा। उसको ना सीआरपीसी की 438 के तहत एंटीसेप्टरी बेल दी जाती है और ये जो एंटीसेप्टरी बेल है अग्रिम जमानत देने के एक आवेदन उस व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है जो ये बताता है कि उसे पुलिस द्वारा गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ये। इसमें आर्टिकल्स पढ़ने, सेक्शंस पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से याद भी रहेगा और आपके पीछे की जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड भी है। तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम ये देखो इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कल हम जेंडर पढ़ेंगे, इसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस, रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये बाकी सारे ये कवर कर लेंगे। ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है कल ही होगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 28 को होगी बट वो गलती से उसमें डेट वो लिख दी गई है। सो आज की क्लास तो आप ये नोट्स कंप्लीट कर लो और जो कल क्लास होगी हम उसमें जेंडर पढ़ेंगे। और आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।